हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 सोशियोलॉजी के समाजशास्त्र सब्जेक्ट का विषय पे एक क्वेश्चन पेपर जो कि आपको 2024 में दिखेगा। 7 मार्च 2024 का पेपर में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड हम विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया रिक्त स्थान भरने का। इसमें पूछा गया समाजशास्त्र पर केंद्रित होती है। पहले बच्चों पहला का आंसर होता है व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है उस पर समाजशास्त्र केंद्रित होती है। दूसरा पूछा गया आर्थिक उद्यम की व्यवस्था जो कि बाजार विनिमय पर आधारित होते हैं, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन डैश से अभी पढ़ा है व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। तो बच्चों, सामाजिक समूह एक ऐसी समूह है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के संबंध रखते हैं। चौथा पूछा गया अतः समूह में कैसी भावना होती है, तो इसमें हम की भावना पाई जाती है। पांचवा प्रदत्त परिस्थिति का सामान्य आधार इनमें से कौन सा नहीं है। तो बच्चों, आयु भी होती है, जाति भी होती है, प्रजाति भी होती है तथा उपलब्धि नहीं होती। तो ये हमारा सही होगा क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं होती, कौन सा नहीं होती। अगला क्वेश्चन दिया गया सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक या औपचारिक नहीं हो सकता। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है इसमें करना है। तो बताए दिया गए कथन सही है या गलत है। इसमें पूछा गया है, इसमें बताइए कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, दूसरा कौन सा सही है। तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सामाजिक नियंत्रण औपचारिक या अनौपचारिक नहीं हो सकता, गलत है ये स्टेटमेंट आपका, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। विचरण का अर्थ उन क्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्य या आदर्शों के अनुसार नहीं होती। तो बच्चों ये भी आपका गलत है क्योंकि इसके अनुसार होती है, इसमें दे रखा नहीं होती है। सातवां विवाह एक सामाजिक संस्था है। तो बिल्कुल सही, हाँ सही। इसमें विवाह एक सामाजिक संस्था पूछा गया इसमें विवाह एक सामाजिक संस्था नहीं है। तो बच्चों ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि विवाह एक सामाजिक संस्था है, बल्कि यहाँ पे पूछा गया नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्कूल में औपचारिक शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। संघर्ष वाली दृष्टि की मान्यता है कि समाज में सही व्यक्तियों का स्थान समाव है, बिल्कुल सही बात है, ये मार्क्सवाद का है। शिक्षा पूरे जीवन चलती रहती है, हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। दिए गए कथन को सही करें। मानकीय पक्ष में रीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, परिपाटियाँ तथा कानून शामिल नहीं होते हैं। तो बच्चों मानकीय पक्ष में ये सभी शामिल होते हैं। इसका सही स्टेटमेंट हम ये कर लेंगे। दिए गए कथन को सही करना था, हमने कर दिया। इसमें लिखना मानकीय पक्ष में लोक रीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, परिपाटियाँ तथा कानून शामिल होते हैं। अगला पूछा गया इसी के बदले भाषावाद से आशय अपने संस्कृति मूल्य का अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसे दोहरी संस्कृति कहते हैं। यानी यहाँ पे हमें लिखना है दोहरी संस्कृति आशय उन सांस्कृतिक मूल्य अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 12वां क्वेश्चन दे रखा है एक आदिम समाज सांस्कृतिक विभिन्नता का प्रसंगक होता है तथा बाहर से पढ़ने वाले सांस्कृतिक दबाव के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करता। तो बच्चों यहाँ पे औद्योगिक समाज होता है हमारा, औद्योगिक समाज, ये आपका सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आर्थिक परिवर्तन वो तरीका जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों को बदलता है। तो बच्चों ये आपका गलत है क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वास्तव में समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति मानव की तरह व्यवहार नहीं करता। तो बच्चों समाजीकरण तो दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें कौन सा प्रकार पूछा गया है। तो हम इसमें लिख देंगे द्वितीयक समाजीकरण। इसमें द्वितीयक समाजीकरण हमारा पाया जाता है जिसके बिना मानव व्यवहार नहीं कर सकते। तो 15वां का देखते हैं। इसमें पूछा गया समाजीकरण जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आरंभिक वर्षों में घटित होती है जिसे द्वितीयक समीकरण। देखो बच्चों यहाँ पे द्वितीयक नहीं होगा, यहाँ पे प्राथमिक होगा, प्राथमिक समाजीकरण। ये आपका 15 का सही स्टेटमेंट हुआ। प्राथमिक समूह समान आयु के बच्चों में मैथिली समूह होते हैं, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे हमारा परिवार होते हैं समान आयु। अगला पूछा गया है कौन से ऐसे सामाजिक कारण जिनके कारण व्यक्ति पर किसी विषय का चुनाव करने में दबाव होता है। तो बच्चों ऐसे दो कारण हमें लिखने हैं यहाँ पे, जैसे सहकर्मी दबाव हो जाते हैं हमारे, और क्या फिर शैक्षणिक दबाव होते हैं, सामाजिक आर्थिक दबाव हो जाते हैं।
तो हमें 2 पूछा था, हमने 4 बता दिया, आपको नंबर मिल जाएंगे इतने में ही। समाज में एक अच्छी नौकरी के क्या क्या पैमाने हैं? तो बच्चों समाज में एक अच्छी नौकरी के लिए हमें पैसा की ज़रूरत होती है, सम्मान की ज़रूरत होती है, सामाजिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और व्यक्तिगत संबंध होने चाहिए। तो ये एक अच्छी नौकरी के पैमाने हो सकते हैं। अगला पूछा गया हमसे कि प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह में अंतर बताइए। तो प्राथमिक और तथा द्वितीयक समूह में क्या अंतर है हमें वो बताने हैं। तो चलो बच्चों बताते हैं क्या अंतर है। तो इसमें बच्चों हम लिखेंगे प्राथमिक समूह में, तो पहला हम देखते हैं प्राथमिक समूह। तो बच्चों प्राथमिक समूह में आमने सामने तथा शारीरिक समानता, शारीरिक समीपता के संबंध पाए जाते हैं। यानी जो हम आमने सामने वार्तालाप या जो समूह बनाते हैं, जैसे एक व्यक्ति दूसरे दोस्त को बनाता है, ऐसे इसमें प्राथमिक समूह के सदस्य की संख्या बहुत कम होती है। क्योंकि पता है हम बच्चे से बहुत से 2 होंगे, कोई 4 होंगे, बहुत छोटे होते हैं, तो इसके आकार इनका लघु होता है और प्राथमिक समूह एक सरल समाज में पाए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं द्वितीयक सामाजिक समूह। तो इसमें द्वितीयक समूह में आमने सामने तथा शारीरिक समीपता नहीं पाई जाती, हम लिख देंगे उसका विपरीत। द्वितीय समूह के कारण इसका आकार बड़ा होता है। द्वितीय समूह जटिल समाजों में पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, सामाजिक समूह के किन्हीं 4 प्रकार बताइए। तो सामाजिक समूह के बच्चों सामाजिक समूह के किन्हीं 4 प्रकार लिख लेंगे हम। जैसे एक हमारे समाजशास्त्री होते हैं जिसका नाम है चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक और द्वितीयक समूह होता है, ये तो हमने जानते हैं, लेकिन इसके और अन्य कोई 4 प्रकार हमें बताना है। तो प्राथमिक और द्वितीयक समूह हो गया, लेकिन अब देखेंगे इसमें एक और समूह होता है अतः समूह और बाह्य समूह। दूसरा होता है संदर्भ समूह, फिर होता है समवयस्क समूह, फिर होता है समुदाय तथा समाज। ये हमारे 4 प्रकार हो जाते हैं सामाजिक समूह के प्रकार 4। इसमें पूछा गया अगला क्वेश्चन, जाति और वर्ग में अंतर बताए। तो बच्चों जाति और समूह में अंतर बताए। तो इसमें हमें किन्हीं 2 या 4 समूह कम लिख देंगे, क्या क्या अंतर है। तो देख, जाति यानी जो जन्म पे आधारित होती है, ठीक है बच्चों। और दूसरा लिख देंगे इसमें हम जाति एक बंद समूह है, ये प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है। चौथा हमारा विवाह, खान पान आदि कठोर नियम है। और लिखेंगे 19 का पार्ट दूसरा वर्ग समूह। तो वर्ग में देखो क्या होता है, सामाजिक परिस्थिति का आधारित है, ये सामाजिक जो परिस्थिति होती है उस पर आधारित होती है। वर्ग एक खुली व्यवस्था होती है, प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं होते और वर्ग में कठोरता नहीं होते हैं, ये बहुत नॉर्मल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, परिवार के स्वरूपों में कौन सा परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है परिवार के स्वरूपों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो किन्हीं 2 परिवर्तन लिख देंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कौन कौन से ले होते हैं। देखो आज के संयुक्त परिवार का टूटने, जैसे कि पुराने ज़माने में बहुत से परिवार ऐसे थे जो संयुक्त होते, जिसमें दादा दादी भी होते थे, उसके बेटा भी होते थे, उनके बहू भी होते थे और उनके भी बेटे बेटी होते थे। लेकिन अभी के समय में ना जो एकल परिवार है इसका ज़्यादा दौर चल रहा है, क्योंकि इसमें एकल परिवार अभी बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं भाई मैं हूँ, मेरा पत्नी है और मेरे 2-4 छोटे बच्चे हैं। तो ये होता है बच्चों एक बार, इसलिए कहते हैं संयुक्त परिवार का टूटना, ये पहला स्वरूप हो जाता है इसका। दूसरा होता है पारिवारिक व्यवसायों में कमी, यानी फिर तीसरा होता है स्त्रियों यानी जो महिला होती है उसको शिक्षित और आत्मनिर्भर होना। चौथा होता है आर्थिक असुरक्षा के कारण देरी से विवाह ना करना,
यानी पैसे की कमी होती है और कोई सुरक्षा नहीं होती है तो हम किसी भी का विवाह जल्दी या जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। और 5वां हम लिखेंगे नगरों में संबंध विच्छेद और तलाक के मामले का बढ़ना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है वंश के आधार पर परिवार कौन कौन से प्रकार के होते हैं, हमें इसे बताने हैं। तो बच्चों देखते हैं वंश के आधार पर कितने प्रकार से। देखो बच्चों, वंश के आधार पे हमें पूछा गया कितने प्रकार होते हैं। वंश के आधार पे देखो, पहला होता है आपका पितृवंशीय परिवार, ये हो गया। दूसरा होता है अपना मातृवंशीय परिवार। ये 2 प्रकार होते हैं हमारे। और सभी धर्मों की समान विशेषताएं बताइए। यहाँ पूछा गया 21 क्वेश्चन में सभी धर्मों की समान विशेषताएं बताए, तो हम लिखेंगे बच्चों इसका आंसर। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर धर्म होता क्या है। तो बच्चों धर्म एक प्रकार का अलौकिक शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, एवं सभी लोग जो है वो धर्म पे विश्वास करते हैं। धर्म पे विश्वास करते हैं सभी लोग। और सभी धर्मों के जो है ना एक समान विशेषताएं पाए जाते हैं, जैसे कि प्रतीकों का समुच्चय, श्रद्धाओं या सम्मान की भावना होती है सब में, अनुष्ठान या समारोह भी होता है, जो लोग भगवान पे ईश्वर पे विश्वास करते हैं उनका भी एक समूह होता है। यही होते हैं हमारे विशेषताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें पूछा गया है संस्कृति के किन्हीं 2 आयाम विस्तार से बताइए। तो बच्चों संस्कृति के 2 आयाम होते हैं। पहला आयाम होता है आपका संज्ञानात्मक, मानकीय, भौतिक। ये 3 आयाम होते हैं। हमें इनमें से किसी भी 2 का पूछा गया है, हम तीनों को बता देते हैं। पहला होता है आपका संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक। और दूसरा आपका होता है यहाँ पे मानकीय, तीसरा भौतिकी। तो ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। संज्ञानात्मक में हमारे जो ज्ञान इंद्रियानी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा होती है ना, इनके कारण हम जो काम करते हैं उसे संज्ञानात्मक कहते हैं, संस्कृत कायम। फिर एक होता है मानकीय। मानव में क्या होते हैं, विचार होते हैं, उनमें मानव निर्मित आचरण होते हैं, उनका जन्म होता है, उनका शोक होता है। जब कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है उन पर हम शोक सभा करते हैं, इसे शोक कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा होता है मानव निर्मित, यानी मानव जो भौतिक में हम पाए जाते हैं, भौतिक जो होता है उसमें हमें मानव निर्मित वस्तुएं होती है, जैसे पेन होता है, मोबाइल होता है, सड़क होता है आदि, जो मानव अपने हाथों से बनाते हैं वो होता है भौतिक। अगला पूछा गया है सामाजिकरण के कोई 2 अभिकरण को विस्तार से बताइए। तो बच्चों सामाजिक अभिकरण ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ के जाना, ये आने के बहुत से चांस। तो इसमें पहला आयाम सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं पूछा गया, इसमें इसका विस्तार से हमें बताना है। तो इनमें हमें पूछा गया सामाजिकरण के कोई 2 अभिकरण बताने हैं। तो इसमें अभिकरण लिखेंगे सामाजिकरण तो के 5 अभिकरण होते हैं। जैसे पहला होता है अपना परिवार, दूसरा समकक्ष समूह, मित्र या क्रीड़ा समूह यानी जहाँ खेलते हैं, तीसरा विद्यालय, चौथा जन माध्यम, और 5वां अन्य सामाजिक अभिकरण भी होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे 2 पूछा गया तो हम यहाँ पे छोटे छोटे लिख देंगे 2 जो हमें पता है। तो बच्चों पहला हम लिखते हैं परिवार। परिवार पता है ये एक ऐसी संस्था होती है जिसमें एक स्त्री तथा पुरुष को मान्यता समाज से प्राप्त होती है, वो विवाह आपस में रचा सकते हैं और उनसे आगे का वंश चलता है। और दूसरा हमारा है विद्यालय। विद्यालय एक औपचारिक संगठन है, ये सबको पता है। औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ बच्चों को सिखाने के लिए कुछ पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी हमें बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है और उसे पेपर में जो आते हैं हमें लिखना होता है। ये होते हैं हमारे 2 सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण। अब इसमें पूछा गया है बृहद परंपरा से क्या अभिप्राय। बृहद इसका मतलब बच्चा होता है कि रॉबर्ट जो एक समाजशास्त्री है जिसका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड, ये इनके अनुसार बृहद परंपरा से तात्पर्य ऐसे उच्च और बौद्धिक प्रयास हैं जिनका जन्म बाहर से होता है,
यानी जब हम कोई बाहर से कुछ सीखते हैं और इनका सृजन चेतन रूप से विद्यालय एवं देवालय होता है। यानी जब कोई भी चीज़ को हम बाहर से सीख के आते हैं, जैसे शिक्षा, घर पे तो हम सीखते नहीं कि ABCD हम घर पे पढ़ लेंगे, हमें घर पे क्या क्या सिलेबस हुआ हमें पता नहीं होता, हम बाहर से सीखते हैं यानी स्कूल से सीखते हैं, तो इसे कहते हैं बृहद परंपरा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, उसके उत्तर दे। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था सांस्कृतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें हम पूछा गया है सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या है, उदाहरण दे। तो बच्चों सांस्कृतिक परिवर्तन ये वो तरीका होता है जिसके द्वारा जो समाज में हमारे पहले का नियम होते हैं, कुछ संस्कृति के प्रतिमान होते हैं, उनको हमें बदलना होता है। और सामाजिक परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, पहला आंतरिक और बाहरी। आंतरिक में जैसे कृषि करते हैं कोई लोग, कोई खेती करते हैं, कोई औद्योगिक करते हैं, और बाहरी दूसरा, इसमें हस्तक्षेप जीत या उपनिवेशीकरण के रूप में हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे हो चुका हमारा ये सब। अगला क्वेश्चन आता है हम अपने अनुच्छेद पे, 26A है जिसका अनुच्छेद हमें करना है। अब देखते हैं इसमें अनुच्छेद बच्चों, इनमें पहले हम देख लें, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों हमें पहले इसमें पढ़ना है और फिर आंसर देना है। मैंने तो बच्चों पढ़ रखा है, तो आप अपना देख के आंसर दे देना, मैं बता रहा हूँ इसे देखना, आप ये पढ़ लो। आशा बच्चों कि आपने इसे देख लिया होगा। अगला पैराग्राफ यही है, अब इसका हम आंसर करते हैं। बहुत आसान है बच्चों, अगर पैराग्राफ ना भी पढ़ो ना तब भी आराम से कर लोगे। ये 26 का एक भाग है। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं 26A। पहला क्वेश्चन पूछा गया, पितृवंशीय व्यवस्था में उत्तराधिकारी और वंशानुक्रम की रेखा पिता से की जाती हो तो उसे हम कहते हैं पुत्र। यानी जो पितृवंशीय होता है उसमें जो अपना पिता होता है वो अपने उत्तराधिकारी मानते हैं अपने पुत्र को, उन्हें ही अपना सारी खेती और जो भी उन्होंने ज़मीन किया, जो भी अपना इकट्ठा किया, वो सब अपने पुत्र के नाम करते हैं। दूसरा पूछा गया यहाँ पे, भारत सरकार के कारगिल युद्ध के बाद यह निर्णय किया गया कि भारतीय सैनिकों की मृत्यु पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि उनकी जो विधवा, यानी जो जिनके पति मर जाते हैं सैनिक बनके और उनकी जो पत्नी होती है उसे विधवा हो जाती है, तो उनको उनका धनराशि मिलनी चाहिए। और अगला पूछा गया, दिए गए कथन को सही करें। औरतों को संपत्ति में अधिकार मिलने की प्रवृत्ति अत्यधिक क्षीण है। तो बच्चों हम यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए इस ध्यान में रखते हो कि औरतों के संपत्ति अधिकार मिलने की प्रवृत्ति अत्यधिक क्षीण है। भारत सरकार के कारगिल युद्धों के बाद यह निर्णय किया गया कि भारतीय के सैनिकों को क्षतिपूर्ण धनराशि उनकी विधवा औरतों को मिले। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया, उसमें देखा आपने लिखा था क्षीण है, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है क्षीण नहीं है, तो बच्चों ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको कि क्षीण नहीं है, इसमें लिखेंगे क्षीण है, क्षीण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बताए दिए गए कथन सत्य या सत्य। इसे पूछा गया, क्षतिपूर्ति की धनराशि परिवार में हो रहे, इसलिए बहुत से विधवाओं को अपने देवरों यानी पति के जो भाई होते हैं उसे देवर कहते हैं, उसके शादी के लिए मजबूर किया गया। तो बच्चों ये बात सत्य, इधर आपको दिखा भी देते हैं। कुछ मामलों में ये देवर बाद में पति, देखो किधर से इसका आंसर शुरू है। इस कारण बहुत सी विधवाओं को अपने देवरों के भाई हो यानी उसके साथ विवाह मजबूर किया गया है। तो बच्चों आपका ये आंसर ये सही हो जाएगा, कथन सही है। अगला देखते हैं हम, अगला इसी को दे रखा है अथवे में। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं सीधा जल्दी। अब आर्थिक उद्यम की व्यवस्था जो कि बाजार विनिमय पदार्थ। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यही था, इसका आंसर होगा आपका पूंजीवाद। दूसरा, क्या आधुनिक पूंजीवाद में औद्योगिक का आवश्यक हिस्सा था। तो बच्चों हम इसका लिखेंगे, आंसर हो जाएगा अपना घ उपनिवेशिक। दस्तावेज क्या होता है बच्चों, सबको पता होगा, दस्तावेज एक लिखित कागजात होती है। ठीक है, समाजशास्त्री कौन होता है, जो समाज के ज्ञाता होते हैं उन्हें हमें समाजशास्त्री कहते हैं, वो हमें समाज के बारे में पढ़ाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां भी अनुच्छेद वाला है, इसमें हम आप देख सकते हैं। अब इसका सीधा हम आंसर करते हैं। तो बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। इसमें पूछा गया अंतर जातीय विवाह से क्या अर्थ है। तो बच्चों इसमें आपको पहला ऑप्शन सही दिख रहा है कि अंतर जाति में अपनी जाति के अंदर विवाह करते हैं, यानी अपनी जाति में विवाह करना, ये आपका आंसर सही हो जाता है। दूसरा, ऑनर किलिंग का अर्थ। बच्चों इसमें क्या होता है, पैसे के लिए, इसमें पूछा गया ऑनर किलिंग का अर्थ क्या है, यानी पैसे के लिए जो हत्या होती है उसके लिए, गारे के लिए जो हत्या हो उसके लिए, मजे के लिए जो हत्या करते हैं उसके लिए। तो बच्चों ये आपका गलत हो जाएगा तीनों क्योंकि ऑनर किलिंग एक ऐसे जो अपनी परिवार समाज उसके चलते किसी की हत्या की जाए ना, यानी इज्जत के लिए किया जाए हत्या, तो उसे ऑनर किलिंग कहते हैं। इसका आंसर आपका इज्जत हो जाएगा। अगला पूछा गया पंचों की सभा को क्या कहते हैं। तो बताया गाँव में पंच की सभा होती है जिसे हम पंचायत कहते हैं। सिर कर्म करने का अर्थ क्या होता है। बच्चों बहुत से फिल्मों में आपने सुना होगा, सिर कर्म का मतलब होता है सिर को काट देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसके बदले में दे रखा है, अथवा में दे रखा है। इसमें हम देखते क्या है, आप वो करो या ये करो। इसमें पूछा गया है डैश से तात्पर्य भौतिक या प्रतीकात्मक लाभों तक पहुंच के आधार पर समाज में समूह के बीच संरचनात्मक असमानताओं को अस्तित्व से है। तो इसका बच्चों क्या आंसर होगा। तो ये देखते बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसमें पूछा गया है डैश से तात्पर्य भौतिक या प्रतीकात्मक लाभों तक पहुंच के आधार पर समाज में समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं में अस्तित्व से है। तो बच्चों इसका आंसर होगा अपना का सामाजिक स्त्रीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। सामाजिक स्त्रीकरण की तुलना धरती की सतह में की परतों से की होती है। तो बच्चों इसका आंसर होगा अपना घा चट्टान। सामाजिक स्त्रीकरण की तुलना धरती की सतह में चट्टान की परतों की जाती है। शीर्ष पर कौन होता है। तो बच्चों इस पैराग्राफ में आपने देखा होगा, तो पैराग्राफ में मैं आपको दिखा देता हूँ शीर्ष में कौन होता है। इधर आपको दिखेगा, इधर नीचे शीर्ष अधिक कृपाकार शीर्ष और क्रम सुविधा पात्र तक निकट है। तो बच्चों आपने यही से देख लिया, तो इसका आंसर आप बता ही सकते हैं क्या हो सकता है। तो इसमें हमें तीसरा क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या है। ये आपका होगा अधिक कृपा पात्र। बच्चों अब ये छोटा सा एक क्वेश्चन आपके लिए, अपने पहली कक्षा से पढ़ते आए हुए, तल का मतलब क्या होता है। तल, इसमें ऑप्शन दे रखा है ऊपर, अंदर, नीचे, बाहर। तो बच्चों जो भी बच्चा अगर इस साल पास होना चाहता है, अगर उन बच्चों को पता है कि तल का मतलब क्या होता है, उसको ऑल द बेस्ट। बच्चे अच्छे से पेपर में फोड़ के आना, अच्छे से करके आना। और जो बच्चे कमेंट में नहीं बता पा रहे तो बच्चों समझ लो तुम्हारी क्या तैयारी होगी। जो ये हिंदी का शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों जो बच्चा कमेंट बताए वो बताना, जो ना बताए वो भी सही बात है भाई, अपना पढ़ लेना। बच्चों जिसको पता है वो तल का मतलब नीचे बता देंगे, ठीक है, कमेंट में बता देना, वरना नहीं पता हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है जाति आज भी अपना प्रभाव दिखा रही है, टिप्पणी करें। तो बच्चों ये 4 नंबर का, इसका मतलब हमें कम से कम 4 पॉइंट तो लिखने ही है। तो बच्चों इसका आंसर हम लिखेंगे जाति आज भी अपना प्रभाव दिखा रही है। तो बच्चों देखो खान पान जो होता है आज भी जाति के अंदर बदलते रहते हैं, हरदम उस पर प्रतिबंध लगे होते हैं कि हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाता है बच्चों। दूसरा पॉइंट है हमारा कि व्यवसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन। व्यवसायिक यानी किसी को पैसे दे के हम उसे प्रतिबंध लगा देते हैं। विवाह संबंधी प्रतिबंध,
जैसे हम कहते हैं कि अभी तुम इतने एज नहीं हो, तुम्हारी विवाह नहीं कर सकते, पहले एज हो जाओ, फिर तुम बड़ी हो जाओ, फिर ये हो जाओ। फिर शिक्षा संबंधी प्रतिबंध की, अभी भी महिलाओं को गांव में, बहुत से गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे अभी भी महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता। तो ये है कि अभी भी वो अपना प्रभाव दिखाई रही है, अभी छोड़ा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तो बच्चों बिल्कुल याद करके जाना अच्छे से, देखो MCQ में भी आया और अभी भी फिर से आ गया। पूछा गया प्रदत्त परिस्थिति किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो बच्चों हम जानते हैं प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है। जो सामाजिक परिस्थिति होते हैं ना, उसके दो प्रकार होते हैं, जो रॉल्फ लिटन के अनुसार बांटा गया था। तो पहला प्रदत्त होता है, दूसरा अर्जित होता है। तो प्रदत्त बच्चों वो होता है, ये परिस्थिति जन्म पे आधारित हो, जो अब हमारा जन्म होता है तब पे आधारित हो, जो किन्हीं प्रयास के स्वतः में हमें मिल जाती है। यानी जो हमारे माता पिता हमारे लिए रखे होते हैं, हम उसे, अब जैसे उनकी ज़मीन है, अब उनके बाद पता है कि उनका कुछ नहीं होने वाला है, वो अगर ख़त्म हो गया तो उनका ज़मीन पे हमारा ही हक है, हम ही उस पर सब करेंगे। तो बच्चों इसमें देखो क्या क्या पाया जाता है, 2-4 लिख देना। प्रभावित देखो जाति हमें प्रभावित करते हैं, नातेदारी, जन्म, लिंग तथा भेदभाव, आयु भेद, ये सभी इनकी प्रभाव होती है, जीवन को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, महिला प्रधान घर से क्या आप क्या समझते हैं? कब महिलाओं को अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण वाली बन जाना पड़ता है? तो बच्चों इसका आंसर ये है कि जब कोई पुरुष, यानी पता है पुरुषों को बहुत से काम होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। जब पुरुष शहर में जाते हैं अपने कोई काम के लिए, तो उनको कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन जो रुकना पड़ता है ना, इस दौरान जो गांव में खेती के कार्य, दुकान चलाना, बच्चों को भरण पोषण करना, ये सब जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ माँ करती है गांव में रह के। तो इसमें यानी महिला, तो जो पति अपना चले जाता है शहर में कोई कारोबार के लिए, कोई काम के लिए, तो गांव में जो महिला बचती है, उनको एक अपने बच्चों का महिला प्रधान बनती पड़ती है, उनको ही अपने सासू ससुर जो कहते हैं, तुम्हारी माता मैया, वो जो होती है, उनका सेवा करना होता है, उन्हें अपने पास रखना है, बच्चों का भरण पोषण करता है। उसका एक उदाहरण भी है, देखो जो उत्तरी आंध्र प्रदेश में जो कोमल जनजाति समुदाय है ना, इसमें ऐसा पाया जाता है बहुत ज़्यादा। बच्चों ये लिख के आओगे तो आपको तो नंबर कोई काटेगा ही नहीं, कहेगा बहुत अच्छा है, तू तो ले जा पूरा में से पूरा। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या आप समझते हैं कि परिवार हमारे लिए ज़रूरी है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं यदि ना तो क्यों? सब पूछा गया परिवार हमारे लिए ज़रूरी है, क्या आप उसके लिए ज़रूरी समझते हो, तो क्यों समझते हो और क्यों नहीं समझते बच्चों? तो आपको इन दोनों में से एक तर्क ले लो या दोनों ही ले लो, तो आप इनको अपने मन से लिखना है, अपने मन से कि परिवार हमारे जरूरी। भाई हमारे लिए तो परिवार जरूरी है, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं परिवार में ही बड़े होते हैं। हमें पता है कि हम जब छोटे होते हैं हम काम नहीं कर सकते, हम खा नहीं सकते खुद से, हम बना नहीं सकते, कुछ नहीं करता। हमें परिवार में एक ज़रूरत होती है कि परिवार हमारे मैया पापा है, हमें वो पालेंगे खिलाएंगे, फिर जब बड़े होंगे तो हमारा कर्तव्य होता है कि उसे पालेंगे, हम उन्हें खाने खिलाएंगे, जैसे हमारी सेवा बचपन की हम भी कर सके बच्चों। तो ये मेरे हिसाब से तो हमें परिवार की ज़रूरत होती है, क्योंकि परिवार में हम अपने सभी कार्य खुल के कर पाते हैं, और हम अकेले रहेंगे तो हमें भय लगा रहता है कि कोई हमें कुछ कह ना दे, कोई मारे ना, कोई गाली ना दे। तो और यदि नहीं तो क्यों? अगर आप इसको आंसर पता है तो अपना खुद कर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत आसान से शब्द, इसको अपने अनुवाद लिखना कि आपको परिवार जरूरी है या नहीं है। तो जिसको जरूरत है भाई जरूरत लिख लेना, जिसको नहीं है नहीं है, और जिसको दोनों ही पता है तो दोनों ही। अगला क्वेश्चन पूछा है, औपचारिक संगठन से आप क्या समझते हो? उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों औपचारिक संगठन यानी विद्यालय, कॉलेज, ये हमारे 2 उदाहरण हो गए, कि एक तो हमारे कॉलेज होंगे और एक क्या कहते हैं स्कूल हो गए, ये हमारे 2 होते हैं। और औपचारिक संगठन, इसमें क्या होता है, निर्धारित उद्देश्य का संगठन होना, यानी बोले तो औपचारिक संगठन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोच विचार कर बनाया गया संगठन होता है। जैसे विद्यालय जो हमारा होता है उसमें हमें सोच विचार का एक पाठ्यक्रम होता है, उसमें हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लिखाया जाता है, फिर हम उन पर पढ़ते हैं, लिखते हैं, और इसके प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी में जो आने वाली होती है उसमें लिखित में हम सिद्धांत किसी को दे पाते हैं कि भाई मैंने खूब पढ़ाई किया, खूब लिखा है, ये पढ़ाई की है, खूब पढ़ा है, बैठ के तब मैं इतनी मुकाम पे पढ़ा, ये बोले। तो बच्चों सब मिला के यानी जो औपचारिक संगठन होती है वो हमें स्कूल से मिलती है, कॉलेज से मिलती है, यानी शिक्षा, तो इसे औपचारिक संगठन कहते हैं, ठीक है। और इसके उदाहरण हो जाएंगे स्कूल और कॉलेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, पूछा गया है विद्यालय समाजीकरण के अभिकरण के कौन रूप में कैसे कार्य करते हैं? तो इसका आंसर विद्यालय समाजीकरण के अभिकरण के कौन से रूप में कार्य करता है? तो देखो बच्चों,
यह बहुत से क्वेश्चन ये अभिकरण वाले आते जा रहे हैं। अभी तक 3 क्वेश्चन हो गए ये लगातार। तो बच्चों जो विद्यालय होता है वो सामाजिक के प्रमुख अभिकरण में से तीसरे नंबर पे आते हैं विद्यालय। और ये एक औपचारिक, बोले तो औपचारिक संगठन है, जो अभी हमने 31 क्वेश्चन में देखा था औपचारिक संगठन। तो फिर से इन दोनों एक ही मतलब है। देखो बच्चों, औपचारिक संगठन होती है विद्यालय में, ठीक है, पहला पॉइंट। औपचारिक पाठ्यक्रम होता है, यानी हमें एक सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, इसमें बच्चों को टीचर के जरिए सिखाया जाता है, तीसरा पॉइंट। और इन्हें हमें लक्ष्य प्राप्ति, यानी आगे चल के कौन सा सब्जेक्ट ले ना ले, हमें क्या क्या बनना चाहिए आगे, इसके लिए हमें होता है। ये 4 पॉइंट बच्चों आप लिख दोगे पेपर में, एग्जामिनेशन खुश हो गया, आपको नंबर देगा। अगला पूछा गया, समाज से क्या अभिप्राय है? समाज से क्या अभिप्राय है? समाज की 5 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो बच्चों समाज जो होता है अपना, वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है। जो अपना समाज होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है। अतः बोल रहे कि समाज में हर व्यक्ति किसी न किसी संबंध से जुड़ा होता है, कोई दोस्त से, कोई भाई से, कोई चाचा भतीजा बनाता है। तो बच्चों जो मैकाइवर और पेज है उनके अनुसार जो समाज है ना वो सामाजिक संबंधों का जाल है। लेकिन आपके अनुसार समाज क्या है वो आप लिख सकते हो अपने मन से, लेकिन बच्चों आंसर सही होना चाहिए। और इसका विशेषता में पूछा 6 नंबर का, कम से कम 5 विशेषता लिखना ही है और 1 नंबर परिभाषा का। तो 5 हमें विशेषता लिखनी है। तो देखो, समाज अमूर्त है कि उसका कोई मूर्ति नहीं है। दूसरा, समाज में समानता तथा भिन्नता पाई जाती है। पारस्परिक सहयोग तथा संघर्ष पाए जाते हैं यहाँ पे। आश्रित रहने का नियम, और समाज परिवर्तनशील है। तो बच्चों ये 5 पॉइंट ऐसे जिसे आप पेपर में बिल्कुल लिख के आना अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है? तो बच्चों समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको बहुत से मिलेंगे। बच्चों पढ़ के जाना। देखो मैं बता देता हूँ हिंट में कौन कौन सा आ जाएंगे आपको। देखो कभी पूछ लेगा समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में क्या है। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, इनमें पूछ लेगा क्या क्या अंतर है। तो बच्चों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लिख के आना है समाजशास्त्र। और इसमें हमें कोई भी कम से कम, मान लो इधर भी 3 पॉइंट समाजशास्त्र के 3 पॉइंट और मनोविज्ञान के 3 पॉइंट लिख दे तो हमें चलेगा। तो पहले देखते हैं बच्चों समाजशास्त्र के 3 पॉइंट। तो बच्चों देखो मैं 5-5 बताऊंगा, आप भगवान करे 1-2 याद कर लेना, बहुत काफ़ी है आपके लिए। तो बच्चों देखो, समाजशास्त्र मानव व्यवहार सीखने से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें हम मानव के व्यवहारों को समझते हैं, सीखते हैं। दूसरा पॉइंट, समाजशास्त्र एक बड़े या समूह में सामाजिक सौदा पर साथ सौदा करता है। देखो समाजशास्त्र जो है वो बड़े समूह या समाज के साथ सौदा करता है, ये बात भी बिल्कुल सही। समाजशास्त्र का अवलोकन प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, ये तीसरा पॉइंट हो गया होगा। चौथा, समाजशास्त्र लोगों के संपर्क से संबंधित होते हैं, लोग आपस में कहीं ना कहीं जुड़े ही होते हैं, ये हो गया चौथा पॉइंट। 5वां लिखो, समाजशास्त्र मानता है कि एक व्यक्ति का कार्य उसके आसपास या समूह से प्रभावित होता है। और इसी का हम अपोजिट, ये 5 पॉइंट हो गया समाजशास्त्र के। अब हम मनोविज्ञान के 5 पॉइंट लिखते हैं। तो पहला पॉइंट, मनोविज्ञान मानव मस्तिष्क के अध्ययन से संबंधित है, जैसा जिसे आप साइकोलॉजी भी कहते हो। मनोविज्ञान व्यक्ति या छोटे समूह में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक यानी प्रयोग करके प्रक्रिया के रूप में जाना जा सकता है। हम किसी को माइंड को जान के उनको बारे में जान सकते हैं। मनोविज्ञान मानव भावनाओं से संबंधित होते हैं, ये चौथा पॉइंट है कि मनोविज्ञान मानव के भावनाओं से जुड़े होते हैं। और 5वां पॉइंट आपका लास्ट, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह माना जाता है कि व्यक्ति सभी गतिविधियों में के लिए अकेले जिम्मेदार है। कि बच्चे जो भी व्यक्ति अपना काम करते हैं वो अकेले जिम्मेदार होता है, ना कि कोई उनका साथ देता है। क्योंकि किसी भी मनुष्य में इतना तो साइकोलॉजी होना चाहिए, यानी इतना मनोविज्ञान, इतना दिमाग होना कि हमारे लिए कौन सा गलत है और कौन सा नहीं है, इतना तो हम पहचान सके बच्चों। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन और ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदत्त स्थिति और अर्जित स्थिति से क्या स्पष्ट है। तो बच्चों मैंने देखा था मिड टर्म का जो पेपर हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन मिला ही था। तो बच्चों शायद आशा करता हूँ कि इस बार भी ये क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में। तो देखो दोनों में अंतर, पिछले बार भी पूछा, इस बार भी पूछा था, देखते हैं। तो देखो बच्चों, प्रदत्त स्थिति यह एक सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति जन्म के अथवा अनौक्तिक रूप से ग्रहण करता है। यानी अनैक्तिक बोले तो जो अपने पिता के बाद पुत्र को, फिर उस पुत्र के बाद उसके पुत्र को, फिर उसके पुत्र को ये मिलता है, यानी उसके लिए होता है। अर्जित वह सामाजिक स्थिति है
जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा, क्षमता, उपलब्धि, सद्गुणों और चयन से प्राप्त करता है। यानी अर्जित परिस्थिति वो है कि उसके लिए अर्जित है लेकिन वो खुद प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि पुलिस की नौकरी, हमें उसके लिए इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हमें ये करना ही है, हमारे उसके लिए क्षमता होनी चाहिए कि हम उतना पढ़ सके कि हाँ हमें मिल जाए, उपलब्धियाँ भी होनी चाहिए, उसके लिए हमें कोई डिग्री भी करना होता है वो भी होना चाहिए, हमें गुण होना चाहिए कि पुलिस के क्या क्या नियम होने चाहिए, कायदे होने चाहिए, हमें उसका पालन करना, क्या क्या कार्य होने चाहिए हमें उनका पालन करना चाहिए। और बच्चों तीसरा, अब इसके हम अंतर जानते हैं। तो बच्चों पहला अंतर देखते हैं प्रदत्त स्थिति का, तो इसमें जन्म पर आधारित होती है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके लिए व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट, इसका सामान्य आधार आयु, जाति, प्रजाति और नातेदारी है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट बच्चों, चौथा पॉइंट में सरल और परंपरागत समाज उपलब्धि पर आधारित होती है। सरल और परंपरागत समाज उपलब्धि पर आधारित होती है। अगला देखते हैं बच्चों, अर्जित परिस्थिति। इसके 5 पॉइंट हम वर्णन करते हैं। पहला, गुण या पद पे आधारित होती है, यानी हमें कोई पद होता है उसके लिए हमें गुण होना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, यानी पढ़ना पड़ता है। इसका सामान्य आधार शैक्षणिक योग्यता, आय और व्यावसायिक विशेषता है। आधुनिक समाज को उपलब्धि के आधार पर आंका जाता है। सदस्यों की प्रतिष्ठा उनकी उपलब्धियां के आधार पर प्राप्त होती है। तो बच्चों ये आप कितनी छोटे से आंसर इसको आप कर ले, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना अनुच्छेद, और आप देखते हैं अनुच्छेद क्या है। इसको पढ़ना है और फिर आंसर देना है बच्चों। तो आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मैं धीरे धीरे स्कोर कर रहा हूँ बच्चों। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। तो बच्चों अब इसमें हमें 2 क्वेश्चन दे रखा है जो कि 6 मार्क्स का है, तो हमें 2 क्वेश्चन दे रखा है। तो अब इसमें पूछा गया है विवाह को परिभाषित करें। तो बच्चों इसमें बताना क्या है, विवाह एक ऐसी मान्यता जिसमें स्त्री और पुरुष को समाज से मान्यता प्राप्त होती है और वो अपने साथ विवाह रचा सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पॉइंट कहाँ पे लिखा है। तो बच्चों इसमें से हमें 2 लाइन कम से कम लिखने हैं, तो पहले देखते हैं। देखो, परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंध से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है जिसके द्वारा सदस्य बच्चों को पालन पोषण दायित्व लेते हैं। तो ये बच्चों ये तो छोटा शॉर्ट फॉर्म में हो गया आपका, 2 नंबर इसी में बहुत है, ठीक है। अगला पूछा गया है कि परिवार से आप क्या समझते हैं। तो परिवार से बच्चों यहाँ पे आपको लाइन मिले तो आप लिख लेना, ना मिले तो उसे लाइन दो, मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, परिवार से हम क्या कहते हैं, परिवार ऐसा एक संस्था होती है जिसमें एक स्त्री होती है, एक पुरुष होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो बच्चों इसे हम कहते हैं एकल परिवार, लेकिन उसी में दादा दादी फूफा फाफी सब हो ना, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रकार होते हैं बच्चों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो परिवार होते हैं वो एकल परिवार और संयुक्त परिवार और बृहद परिवार, ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 प्रकार पढ़ने हैं हमारे टर्म के मुताबिक। एक है एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार, तीसरा बृहद परिवार हमें नहीं पढ़ना है। तो बच्चों हम परिवार का मीनिंग तो मैंने बता दिया क्या होता है, अब देखते हैं इसका आंसर उधर क्या लिखा है। देखो तो 4 नंबर का है। तो बच्चों देखो, यहाँ से लेके आपको यहाँ से कम से कम है ना, यहाँ तक तो आपको लिख देना है बिल्कुल एग्जैक्ट, इतना लिख दो बस, यही काम बन गया आपका, पूरे के पूरे नंबर मार्क्स पूरे मिल गए। तो बच्चों ये थी आपकी क्लास 11 सोशियोलॉजी का पेपर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट बताना कैसा लगा मेरा एग्जामिनेशन एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और भी एक पार्ट, ये तो ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों, लेकिन सेकंड पार्ट कल या परसों में मिल जाएगा। लेकिन आप मेरे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करें ताकि कल जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और उसमें मैं ये तो पहले बुक की थी सभी वीडियो, अब मैं कल दूसरी बुक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं भेज दूंगा। देखना बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके मुताबिक बिल्कुल पेपर में देखने को मिलेगा, और ना मिले तो कहना, बिल्कुल इसी के मुताबिक पेपर में आएंगे और इसी में से देखना आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। तो बच्चों आपसे निवेदन है कि
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने जितने भी दोस्त है, फ्रेंड्स ग्रुप है, दोस्त के ग्रुप है, टीचर्स ग्रुप है, उसमें शेयर करें ताकि जिन जिन बच्चों का सोशियोलॉजी का 7 तारीख को पेपर है वो बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। और अगली वीडियो में कल जरूर लेकर आऊँगा, कल परसों तक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कोई भी अगर बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। धन्यवाद साथियों। और एक बार आपको मैं शुरुआत से दिखा देता हूँ पेपर कैसा है, ताकि अब भी अंदाज़ा लगा सके। देख लीजिए बच्चों कैसा है। पहले पेज से शुरुआत करते हैं। देखो धीरे धीरे मैं स्कोर कर देता हूँ, आप अपना देख लेना। सबका आंसर भी मैं बताता जा रहा हूँ। पहला का अगर आप लिखना चाहते हो लिख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि कल परसों मैं सोशियोलॉजी को भेजने वाला हूँ एक अलग से सेकंड बुक, जिसका नाम है समाज का बोध। इसके चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो इसके लिए थैंक्स। एंड अगले वीडियो के बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जल्द मैं कल या परसों तक लेके आ जाऊँगा आपको 7 तारीख से पहले। धन्यवाद बच्चों।